नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम है, गन्ना पर्यवेक्षक, एजीटीए आदि के लिए कृषि विज्ञान। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ने वाले हैं 60 क्वेश्चन, जो कि हम 15 मिनट में पढ़ेंगे। तो पूरी क्लास जरूर देखनी है आपको, क्योंकि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे एक हाइप बटन और होता है, उस हाइप बटन को भी जरूर दबा देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो कौन से वर्ष को किया गया था? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वानस्पतिक नाम है? तो काले चने का वानस्पतिक नाम है विग्ना मुंगटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं बीज पैलेटिंग का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज मतलब कि माइनर मिलेट्स के रूप में वर्गीकृत है? तो कौन सी है? वो है कोदो मिलेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोदो मिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है? पोस्ट हार्वेस्ट का हिस्सा। तो कौन कौन से? ये सारे ही हैं, पैक हाउस, पकने वाला कक्ष, राइपिंग चैम्बर और प्री कूलिंग यूनिट। ये तीनों ही जो है पोस्ट हार्वेस्ट का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य ऊर्जा शीत कक्ष का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है बाष्पीकरण शीतलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भंडारण के लिए चावल, धान और गेहूं में अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो धान और चावल और गेहूं के लिए कितनी होनी चाहिए? 14% और 12% होनी चाहिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फसाई के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज को जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो जल क्षमता कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ठीक है, फसाई के अनुसार तो ये 90% से कम जल क्षमता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चने में विल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं पूसा 5SD का। ठीक है, ट्राइकोडर्मा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बीज नियम 1968 के अनुसार जहरीले रसायन से उपचारित बीज के लेवल पर क्या चेतावनी होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए भोजन, चारे या तेल के लिए उपयोग ना करें इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं सारे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है? तो कौन सी गैस है? वो है ऑक्सीजन। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से विप्टेल विकार होता है? तो ये होता है मोलिब्डेनम की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फूल गोभी की बात हो रही है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से कीट दलहन दालों पर आक्रमण करते हैं? तो ये कौन से कीट होते हैं?
हेलिको बर्पा आर्मीजेरा और एफिस क्रेसीवोरा। ठीक है, ये दोनों ही जीव जो हैं दालों पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। गेहूं की फसल में लीफ रस्ट पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो ये होता है पक्सीनिया ट्रिटिसिना। ठीक है, पक्सीनिया ट्रिटिसिना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। बेसिलस थुरेंजेंसिस, थुरिएंजेंसिस, ठीक है, का उपयोग करके किसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? तो किसे की प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं इसके द्वारा? तो वह कैटरपिलर को। इसका राइट आंसर हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गंदी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया प्रमुख कीट है? तो गंदी बग किसका है? ये है चावल या धान का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी किसके संपर्क से फैलती है? तो ये संक्रमित मूत्र, ठीक है, यूरिन से फैलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, और नीचे एक हाइप बटन होता है, उस हाइप बटन को भी कृपया करके जरूर दबा दें। अब क्वेश्चन नंबर 18। फलों के आकार के आधार पर वर्गीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत पैक हाउस में कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो इसमें लगाते हैं आनत, झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीज लॉट की आनुवांशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम ग्रो आउट परीक्षण का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा प्रदान करने वाली योजना कौन सी है? तो ये हो जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है 10% से कम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। गेहूं की चपाती बनाने का गुण किस पर निर्भर करता है? तो ये ग्लूटोन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो गेहूं में ग्लूटोन पाया जाता है जिससे चपाती बन पाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इनमें से प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम फसल इन चारों ऑप्शन में से है गेहूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं सबसे प्राचीनतम फसल है इनमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा कितनी होती है? तो औसत मात्रा होती है 70%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। सूर्या निम्नलिखित में से किसकी संकुल प्रजाति है? तो सूर्या है किसकी? सूरजमुखी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूर्य किसकी है? सूरजमुखी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन का मुख्य कारण क्या है? तो होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोयाबीन में तेल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 20% होती है सोयाबीन में तेल की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 60 से 70%। ठीक है, गन्ने में रस में औसत मात्रा। कपास में रुई का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो कपास में रुई का परसेंटेज होता है 25%। ठीक है, नेक्स्ट है गन्ने की फसल में शर्करा की मात्रा अधिकतम मानी जाती है जब रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग होती है। तो कितनी होती है? ये होती है 17 से 18। जब 17-18 होती है तो जब जो है गन्ने की फसल में शर्करा की मात्रा अधिकतम मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जूट होता है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। सरसों की खली का पशुओं के लिए अस्वादिष्ट होने का मुख्य कारण इनमें से पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये होता है सिनीग्रिन। तो सिनीग्रिन पाया जाता है पशुओं सरसों की खली में।
और ये स्वादिष्ट होती है इसकी के कारण। फलों को भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित करना चाहिए? तो किससे करना चाहिए? एक होता है आपका पोटेशियम मेटा वाइस सल्फाइड, ठीक है, मेटा बाई सल्फाइड। तो इसका भी यूज करते हैं और गंधक का यूज करते हैं, सल्फर का। तो दोनों का यूज किया जाता है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान की कुटाई करते समय धान में आदर्श नमी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 10 से 12%। केले के भंडारण के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? तो केले के भंडारण के लिए होती है 13% की आवश्यकता। इतना जो है ताप होना चाहिए, इसका टेम्परेचर होना चाहिए। केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान प्रयुक्त होता है? तो 20% जो है पकाने के लिए जरूरी होता है केले को। अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए भंडारण गृह में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फाइड का, कीड़ों से बचाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आलू के सुरक्षित भंडारण के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए? तो आलू के लिए होता है 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर CRIDA कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है, CRIDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो ये होती है 10 से 15% की वृद्धि जैविक उर्वरक के प्रयोग से। ठीक है, तो 10 से 15% जो है कृषि की उपज में वृद्धि हो जाती है फर्टिलाइजर से। चाय, कहवा, गन्ना आदि किस प्रकार की खेती के अंतर्गत आते हैं? तो ये विशिष्ट खेती के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की खेती के अंतर्गत भूमि का उपयोग पशुओं की चराई के लिए किया जाता है? तो ये होती है रैंचिंग खेती। ठीक है, रैंचिंग खेती, इसी के अंतर्गत पशुओं की चराई के लिए किया जाता है भूमि का उपयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो जो फैक्ट है, मतलब कि ये आपको याद रखने, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जैसे कि रैंचिंग खेती आदि। किस देश में जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रथा सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है? ऑस्ट्रेलिया में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, तो आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको एक स्कैनर मिलेगा, उसे स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और सारी PDFs भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिश्रित खेती अपनाई जाती है भारत में। नेक्स्ट है, खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो ये होता है काश्तकारी खेती। ठीक है, टेनेंट फार्मिंग कहलाती है, टेनेंट फार्मिंग। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच की अल्प अवधि में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कैच क्रॉप। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? कैच क्रॉप कहते हैं, जो दो फसलों के बीच में तैयार की जाती है। तो अब देखेंगे, धान, गन्ना, पैडी की शस्य सघनता कितनी होती है? तो ये होती है 100%। कितनी होती है? 100% होती। एजोला क्या है? तो एक तैरने वाला जलीय फर्न है एजोला। ठीक है, इंपोर्टेंट पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP क्या निर्धारित करने की सलाह देती है? तो CACP करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने की ये सलाह देती है। ठीक है, MSP की सलाह देती है। एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? तो ये बहुमंजिली खेती कहलाती है। ठीक है, मल्टी टायर फार्मिंग कहलाती है, जब हम एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधे को उगाते हैं एक साथ, वो भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती प्रणाली में नहीं आती बल्कि उद्यम का रूप है? ठीक है, तो ये है विविध खेती। डाइवर्सिफाइड जो खेती है ये आती है किसमें? बिजनेस में आती है, उद्यम में आती है।
निम्नलिखित में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है बल्कि पद्धति है एक, ठीक है। तो खेती नहीं है, क्या है, पद्धति है। तो पूंजीवादी खेती ये क्या, एक पद्धति है, जबकि विशिष्ट खेती होती है, शुष्क भी खेती होती है और मिश्रित भी एक प्रकार की खेती का ही प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र के अंतर्गत क्या सही है? तो कौन सा सही है? उतरी जड़ के बाद गहरी जड़ वाली फसल बोई जाती है, तो ये भी ठीक है। अधिक जल के बाद कम जल वाली फसल, ये भी ठीक है। फलीदार के बाद बिना फली वाली, ये भी ठीक है। तो तीनों ही जो सही है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूंगफली का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत, ठीक है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा जो मूंगफली का उत्पादन है भारत में ही होता है। अन्न को भंडारित करने के लिए आर्द्रता नमी का आदर्श प्रतिशत कितना माना जाता है? तो ये माना जाता है 8%, ठीक है। हल्दी के प्रकंद की प्रोसेसिंग के दौरान इसे कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है? तो 10 से 15 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है हल्दी के प्रकंद की प्रोसेसिंग के दौरान इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फसल पारिस्थितिकी क्रॉप इकोलॉजी किन कारकों के साथ व्यवहार करती है? तो जैव और अजैविक कारक दोनों के साथ व्यवहार करती है फसल पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ठीक है। क्रॉप इकोलॉजी इंपोर्टेंट है। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होता है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ठीक है। तो मतलब कि जो उर्वरकता है वो जो है भूमि की वो सही बनी रहे, इस तरह से भूमि का उपयोग करना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग किन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा होती है? तो ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जहां पर, वहां पर शुष्क खेती की जाती है, ड्राई फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। और नीचे एक हाइप बटन होता है, उस हाइप बटन को जरूर दबा देना। और आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको एक स्कैनर मिलेगा जो कि टेलीग्राम का होगा, तो उस टेलीग्राम पर पहुंचकर आप सारी PDFs प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे वो UPGK की हो या कंप्यूटर की हो या फिर एग्रीकल्चर। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे इस नए हाइप बटन को जरूर दबाएं। इससे हमारे वीडियो को और मदद मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। PDF और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।